गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम इस समाजशास्त्र के जो अग्रणी हैं, जो इसके विचारक हैं, वो कौन कौन से हैं, उसका अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम ऑगस्ट कॉम्ट का अध्ययन कर चुके हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एमाइल दुर्खिम का अध्ययन करेंगे। तो एमाइल दुर्खिम का जो योगदान है वो समाजशास्त्र के अंदर कैसे है। जो एमाइल दुर्खिम का समय रहा है वो 1858 से लेकर 1917 तक रहा है। इन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट के कार्य को आगे बढ़ाया। दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थान दिलवाने के लिए अन्य कार्य किए। इन्होंने कई समाजशास्त्रीय अध्ययन किए। दुर्खिम का जो प्रमुख लक्ष्य है वो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना था। इन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट की इस बात का समर्थन किया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक संरचना आदि को समझने के लिए समाजशास्त्र को मनोविज्ञान विषय की सहायता नहीं चाहिए, बल्कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र के ज्ञान पर आधारित है। सामाजिक तथ्यों तथा आंकड़ों के अध्ययन के लिए दुर्खिम ने वैज्ञानिक पद्धति को भी निश्चित किया। इस प्रकार दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक नया और विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो एक वास्तविक और स्वतंत्र विषय के रूप में समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसके उपरांत हम अध्ययन करेंगे दुर्खिम की मान्यताओं का। जो दुर्खिम ने निम्नलिखित बातों को ये मानते थे, जिन्हें विद्वानों ने इनकी मान्यताएं बताया है, जो निम्नलिखित हैं। समाज में सामूहिक चेतना, अंतर विवेक जिनको हम कह सकते हैं, वो विद्यमान होते हैं। दूसरा है पूर्ण योग से अधिक होता है। तीसरा है सामाजिक तथ्य यथार्थ होते हैं। इसके बाद दुर्खिम ने बताया कि अनुरूपता से संयुक्तता आती है। इसके पश्चात श्रम विभाजन से संयुक्तता आती है। सत्ता सामूहिक विचारों पर आधारित होती है। सामाजिक तथ्य सामाजिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनसंख्या के आकार, जनसंख्या, सामाजिक घनत्व और श्रम विभाजन में परिवर्तन आता है। विषमानता समाज के लिए प्रकार्यात्मक होती है। इस प्रकार से जो है एमाइल दुर्खिम की मान्यताएं हैं, उनको अनेक विद्वानों ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। दूसरा है इनका पद्धति शास्त्र। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विस्तृत रूप में वर्णन और व्याख्या किया है। कॉम्ट की तरह इन्होंने भी समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों की तरह निश्चित, यथार्थ, अनुभविक, प्रयोग सिद्ध और प्रमाणित विज्ञान का स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। इनकी मान्यता रही कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किए जाते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने अध्ययन किया समाजों में श्रम विभाजन का। ये भी उनकी एक प्रमुख मान्यता रही है। समाजों में श्रम विभाजन के अंतर्गत दुर्खिम ने अपनी पहली कृति थी समाज में श्रम विभाजन, जिसको उन्होंने 1893 में लिखा था। इसके अंतर्गत श्रम विभाजन के कारण, प्रकार, परिणाम तथा प्रभावों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से वर्णन और व्याख्या किए है। इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक एकता के कारण, प्रकार, प्रभावों का भी विश्लेषण किया है। इन दोनों के साथ साथ उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन तथा समाज से संबंधित बातों की भी व्याख्या की है। इसके बाद हम जो है अध्ययन, इन्होंने दुर्खिम ने जो है आलोच्य पुस्तक रही है उनकी, समाजों में जो है समाजों को 2 भागों में बांटा था उन्होंने। तो भारतीय इनका जो समाज था, सरल समाज और जटिल समाज, उनके अंतर्गत उन्होंने 2 प्रकार की एकता बताई थी। जो सरल समाज थे उनमें तो यांत्रिक एकता थी, और जो जटिल समाज थे उनके अंतर्गत जैविक एकता थी। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब इनका चौथा जो है मान्यता, वो है आत्महत्या का सिद्धांत। इसके अंतर्गत दुर्खिम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक आत्महत्या, दी सुसाइड, जिसको उन्होंने 1857 में दिया था। इसके द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धांत समाजशास्त्र विषय में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान है।
इस अध्ययन में उन्होंने आत्महत्या के कारण, प्रकार, अन्य सिद्धांत आदि का अनेक प्रकार से परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण आदि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने आत्महत्या को 3 भागों में विभाजित किया है, जो हम बीए सेकेंड ईयर में भी अध्ययन कर चुके हैं। इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई हैं, जिनमें प्रथम है अहमवादी आत्महत्या। दुर्खीम के मतानुसार अहमवादी आत्महत्या का कारण व्यक्ति का सामाजिक अकेलापन तथा अलग थलग पड़ जाना होता है। सामूहिक चेतना से लगाव की मात्रा कम हो जाती है। व्यक्ति का स्वयं को समाज से उपेक्षित और कटा महसूस करना होता है, इसलिए उसके अंतर्गत अहमवादी आत्महत्याएं अधिक होती हैं। दूसरी आत्महत्या का प्रकार बताया है परार्थवादी आत्महत्या। दुर्खीम मानते हैं कि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति जब करता है जब वह समूह का बन जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से समूह या समाज में लीन हो जाता है। अवसर आने पर वह अपना जीवन समाज, समूह और देश, जाति के लिए बलिदान कर देता है। तो दुर्खीम इस प्रकार के बलिदान को ही परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सैनिकों द्वारा देश के लिए जीवन का बलिदान तथा राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जीवन यानी जौहर, इस प्रकार की आत्महत्या के उदाहरण हैं। अब इसके बाद उन्होंने बताई है अप्रतिमानित आत्महत्या, जिसे हम आदर्शहीन आत्महत्या भी कहते हैं। आदर्शहीन आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब सामाजिक संतुलन आकस्मिक रूप से तुरंत नष्ट हो जाता है, जब समाज की नैतिक संरचना का अचानक क्रम बिगड़ने पर व्यक्ति का उस पर प्रभाव पड़ता है, वह अपने को संतुलित नहीं रख पाता है और आत्महत्या कर बैठता है। तो ऐसी आत्महत्या को दुर्खीम ने अप्रतिमानित या आदर्शहीन आत्महत्या बताया है। अब इसके बाद उन्होंने अगली मान्यता बताई है धर्म का सिद्धांत। इसके अंतर्गत दुर्खीम ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत का तीसरा इनका निबंध है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, जिसको उन्होंने 1912 में प्रस्तुत किया था। सभी बच्चे इसका पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म की प्रकृति, स्रोत, स्वरूप, प्रभाव और धर्म में भिन्नताओं का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब इसके अंतर्गत जो है उन्होंने परिभाषा भी दी है कि ईश्वर में विश्वास या पारलौकिक शक्तियों में विश्वास, उसकी कटु आलोचना भी की है तथा धर्म की निम्न परिभाषा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दी है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संगठित व्याख्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा जाता है तथा उन पर निषेध लगा दिए जाते हैं। ये विश्वास और आचरण जो नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं, वे सभी जो उससे जुड़े होते हैं, ये सब क्या है, ये जागर कहलाता है। दुर्खीम ने इस कथन को जो है 2 भागों में बांटा है, धार्मिक और लौकिक। धर्म अपने मतावलंबियों को भी सिखाता है कि वह दोनों वर्गों को नहीं मिलाए, ऐसा करना पाप है। पवित्र वस्तुएं धर्म के अंतर्गत आती हैं, साधारण क्रियाएं, वस्तुएं आदि लौकिक के अंतर्गत आती हैं। अपने धर्म को भी सामाजिक तथ्य इन्होंने जो है बताया है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति का स्रोत भी समाज को माना जाता है। धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। इसके बाद उन्होंने अन्य मान्यता दी है सामूहिक चेतना। इसके अंतर्गत दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का विवेचन अपने प्रथम कृति समाज में श्रम विभाजन में किया है। इन्होंने सामूहिक चेतना की जो परिभाषा दी है वो निम्न है कि एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण विश्वास और भावनाएं सामान्य या सामूहिक चेतना कहलाती है। जब अनेक व्यक्ति, इस परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि जब अनेक व्यक्ति जो है परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तब उनमें परस्पर विचारों और नैतिकता का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे वे व्यक्तिगत चेतनाएं परस्पर घुल मिल जाती हैं, सामूहिक चेतना के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो सामूहिक चेतना जो है व्यक्ति की चेतना से भिन्न, स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है। इसके बाद आती है अन्य मान्यता सामूहिक प्रतिनिधान। इनके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार या विकार होते हैं जो सारे समाज में फैले हुए होते हैं तथा ये सामूहिक चेतना के प्रतीक भी होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक चेतना के द्वारा बनते हैं।
ये वे व्यवहार होते हैं जिनके प्रति लोगों के मन में मानसिक भावनात्मक लगाव उत्पन्न हो जाता है। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। व्यक्तिगत चेतना की अंतःक्रिया से सामूहिक चेतना बनती है और सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद इनकी एक अन्य मान्यता है सामाजिक तथ्य। दुर्खीम ने कहा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से समाजशास्त्र को भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य वस्तुएं हैं तथा इनकी जो दो विशेषताएं बताई हैं, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता से इनका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है तथा ये व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। और बाध्यता के विषय में दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य सामूहिक समूह की चेतना के द्वारा बनते हैं, इसलिए व्यक्ति पर नियंत्रण करते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। अब मानवीय व्यवहार, विचार, भावनाएं, सामूहिक प्रतिनिधान आदि को सामाजिक तथ्य मानते हैं। इस प्रकार से वस्तु का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण संभव है। उसी प्रकार से समाज के तथ्यों का भी संभव होता है, क्योंकि ये जो है सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानते हैं। समाजशास्त्र में भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाज से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है।